अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, जिसके सब नाम हैं, जिसे किसी भी नाम के बगैर भी पुकारा जा सकता है और याद किया जा सकता है। मैंने पिछले चंद दिन से पहले ये सेक्शन स्टार्ट किया है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते वक्त किन किन चीज़ों का या किन किन बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत सारे मामलात से या बहुत ज़्यादा मुश्किलात से आप बच सकते हैं। उसी सिलसिले में मैंने आज एक ये उसी वीडियो का एक पार्ट और बना के इसको अपलोड कर रहा हूँ। अब मैंने आपको ये बताना था कि जब भी आपने अपना कोई भी प्रॉपर्टी है, आपका घर है, प्लॉट है, आप क्या करें कि उसके ऊपर कभी भी बैनर ना लगाएं। प्लॉट फॉर सेल का या मकान बराए फ़रोख्त का वो बैनर ना लगाएं। बैनर लगाने का नुकसान अल्टीमेटली आपकी ज़ात को या आपकी प्रॉपर्टी को पहुंचता है। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि जब आप किसी भी प्रॉपर्टी पे या प्लॉट पे जब बैनर लगा देते हैं, उस प्लॉट पे या उस प्रॉपर्टी पे जो उस सराउंडिंग उस एरिया के सराउंडिंग जितने भी डीलर होते हैं वो उस पे फिर वर्किंग नहीं करते। अब क्लाइंट्स जो होते हैं वो तो उन्हीं डीलर्स हजरात के पास ही आ रहे होते हैं या जो वहाँ पर स्टेट एजेंट बैठे हुए हैं उन्हीं के पास आ रहे होते हैं। अब डीलर क्या करते हैं कि जब भी उनके पास कोई क्लाइंट आ भी जाएगा ना, अगर उसकी रिक्वायरमेंट भी होगी तो वो फिर भी आपकी प्रॉपर्टी या आपका प्लॉट नहीं जाके विजिट करवाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने इनके प्लॉट या इनके घर को वहाँ पे जाके विजिट करवा दिया फिजिकली तो वहाँ पे तो नंबर लिखा हुआ है इनका, तो वो इनसे रब्ता कर लेंगे। अब होता ये है कि आपकी प्रॉपर्टी के सराउंडिंग कितने को लोग गुजर रहे हैं जो उसको देख रहे हैं, और जो गुजर भी रहे हैं वो सारों ने लेना नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी एजेंट एक ऐसा ऑफिस उसका जो है या उसका जो काम है, उसके पास क्लाइंट रेफर होके भी आ रहे हैं, उसके पास जो क्लाइंट आ रहा है उसका सिर्फ मकसद ये है कि उसने प्रॉपर्टी परचेज करनी है। तो ये होता है कि जब आप अपनी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर बैनर लगा देते हैं ना, तो उसके ऊपर उस सोसाइटी में जो 10, 15, 20 या 50 जो भी डीलर जितने भी बैठे होते हैं वो वर्किंग करना उस पर स्टार्ट करना बंद कर देते हैं, और अल्टीमेटली 2, 4, 6 माह आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकती। फिर या आपको उन्हीं स्टेट एजेंट्स के पास जाना पड़ता है। तो जब आप उनके पास जाते हैं तो फिर उनको ये भी आइडिया हो जाता है कि इस पे तो आपने बैनर लगा के रखा था तो इनसे नहीं बिका, तो अब हम भी इनको कोई इतना अच्छा रेट ना लेके दें, क्योंकि इनका नंबर तो सबके पास है। तो उस प्लॉट पे या उस प्रॉपर्टी पे भी कोई वर्किंग नहीं करता। उसको पता है कि यहाँ पर हमारी जितनी भी हम इस पे मेहनत करेंगे वो हमारी मेहनत वेस्ट है, कमीशन हमें मिलेगी नहीं, बल्कि जो हम नया क्लाइंट बल्कि लेके जाएंगे वो भी क्लाइंट हमारा वेस्ट हो जाएगा, वो इनसे डायरेक्ट रब्ता कर लेगा। उसकी दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि लेट्स सपोज अगर आपने बैनर लगाया और आप उस पर डील कर भी लेते हैं तो आप अगले मामला को कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि जब आप किसी प्रॉपर्टी एजेंट के थ्रू डील करते हैं तो उसकी जो पेपर वर्किंग है, सेल डीड है, बयाना टोकन है या फुल पेमेंट है या उसका जो पे ऑर्डर है, सोसाइटी से टाइम लेना है या पटवार खाने का ये मामला हैं, फ़र्द निकलवानी, तो वो तो अपनी कमीशन के लालच में भी भाग दौड़ करके वो ज़रा काम को जल्दी करवा देगा। आपके लिए तो ये काम नहीं है। इसलिए वो कहते हैं, मिसाल भी एक बनी हुई है कि जिसका काम उसी को साचे। प्रॉपर्टी जब भी सेल करें किसी भी जगह हो, चाहे वो आपका किसी सोसाइटी में है या वो लोकल एरिया में, आप उधर के सराउंडिंग जो डीलर हजरात बैठे हैं उन्हीं से ही उन्हीं की वर्किंग लगाएं। अपनी प्रॉपर्टी पे कभी भी ना बैनर लगाएं और ना कभी मकान बराए फ़रोख्त का इस तरह का कोई भी ऐसा वैसा कोई लिख के ना लगाएं। ये भी आपकी नुकसान में जाता है और आपकी प्रॉपर्टी अच्छे रेट पे नहीं सेल होती। दूसरा, या आपने जब भी कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल करनी है तो जब आपका 100% माइंड है कि आप अब इसको प्लॉट को या घर को सेल करना चाह रहे हैं, तब ही प्रॉपर्टी एजेंट जहाँ पर जो सेल एजेंट वहाँ पे बैठे हुए हैं डीलर हजरात, उनकी वर्किंग उनसे वर्किंग करवाएं। अब जब आप बिफोर टाइम पहले ही वर्किंग स्टार्ट करवा देते हैं और आपका प्लान नहीं होता और जस्ट आपने रेट वेरीफाई करवाना होता है और आप उनकी वर्किंग करवाते रहते हैं, तो वो करते करते आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डी वैल्यू हो जाती है। वो डी वैल्यू होने की वजह से अल्लाह ना करे जब आपको जेन्युइन ज़रूरत पड़ेगी पैसों की और आप प्रॉपर्टी अपनी सेल करना चाह रहे होंगे, तो फिर आपको कोई भी अच्छा रेट नहीं लेके देगा, क्योंकि जो वहाँ के डीलर हजरात होंगे उनके माइंड में एक बात आ जाएगी कि नहीं, इनका कंफर्म प्लान नहीं होता, क्योंकि जब ये आते हैं सेल करने के लिए और हमारे पास कोई ऑफर आती है तो ये साथ ही बैक कर जाते हैं। तो वो जैसे बचपन में आपने भी एक बात सुनी होगी कि शेर आ गया शेर आ गया, तो जब वो सच में आ गया था तो फिर उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आया था। इसलिए जब आप प्लॉट को बेचना नहीं है और आपको कंफर्म पता है कि मैंने इसको सेल नहीं करना और आप डीलर हजरात को कह देते हैं ये मेरा प्लॉट है, इसको मुझे अच्छा रेट लेके दें, तो वो वर्किंग आप जब आप करवाते रहते हैं, जब अच्छी ऑफर आती है तो फिर आप फ़ोन नहीं अटेंड करते या आप दाएँ बाएँ शाएँ से काम लेते हैं, तो उससे उसका भी ये नुकसान होता है कि अल्लाह ना करे जब आपको जेन्युइन ओरिजिनल में ज़रूरत पड़ेगी ना उस प्रॉपर्टी को सेल करने में, तो फिर उस पर कोई भी सेल एजेंट सीरियस होकर वर्किंग नहीं करेगा, अपने किसी सीरियस क्लाइंट को विजिट नहीं करवाएगा। उसकी वजह से भी आपकी प्रॉपर्टी का रेट अच्छा नहीं मिलता और आपको ये लगता है कि शायद यही रेट था या मेरी किस्मत में ही इतना था जो मुझे मिल गया, और फिर आप उसको किस्मत का ब्लेम दे के
और आप वहाँ पर उसी मामले को रफा दफा कर देते हैं। तीसरा आप ये करें कि जब आपके पास कोई बेस्ट प्लान हो, प्रॉपर्टी आपकी लेट्स सपोज किसी भी सोसाइटी में या किसी भी एरिया में है, आपके पास जब कोई बेस्ट प्लान हो तो फिर ही आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करें। अदरवाइज ये ना करें कि आपने प्रॉपर्टी सेल करते वक्त कोई प्लान नहीं था, बस जस्ट यही था कि ये इतनी बढ़ नहीं रही या जितनी स्पीड से बढ़ना चाहिए, और जस्ट इसी इन कशमकश में आप इसका डिसीजन ले लेते हैं, तो वो भी मैं समझता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं, गवर्नमेंट के टैक्स पे करते हैं, डीलर की कमीशन पे करते हैं, ट्रांसफ़र फीसें देते हैं, तो वो जब आप नई जगह पे जाके प्रॉपर्टी लेंगे तो ये सारी प्रैक्टिस आपको नए सिरे से करनी पड़ती है। तो मुमकिन है कि आपने वहाँ 3 साल वेट किया और वहाँ से आप सेल करके कहीं नई जगह पे शिफ्ट किया आपने, तो मुमकिन है कि ये भी तो हो सकता है कि वो 3 साल तक वो बढ़ा ही नहीं प्लॉट, लेकिन चौथा साल एक ऐसा आया तो वो पिछले 3 साल की उसने कसरत पूरी कर दी। इसलिए अगर आपके पास बेस्ट प्लान है तो पहले बेस्ट प्लान बनाने के बाद फिर आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने की तरफ आएँ। मैंने ये देखा कि बाज़ औक़ात लोगों के पास प्लान नहीं होता और वो प्रॉपर्टी सेल कर लेते हैं। सेल करने के बाद फिर वो उनके लिए पछतावे का सबब बन जाता है कि ये हमारे से डिसीजन गलत हो गया, क्योंकि उनके पास कोई प्लान ही नहीं था, ना उन्होंने वर्किंग की आगे कि हमने इससे करना क्या है। जब वो फिर पैसा लेके मार्केट में निकलते हैं फिर पता चलता है कि जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं उससे तो करोड़ दर्जे बेहतर थी कि हम उसी को पड़े रहने देते। उसका भी आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी ज़ात को उसका नुकसान पहुंचता है। इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी जब आप सेल करें, आप उससे पहले जहां पर आप उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या जो आपके पास प्लान है उसकी मुकम्मल तैयारी करें। जब आपके पास एक बेस्ट प्लान होगा, लेट्स सपोज आप कहीं पे भी किसी एक सोसाइटी में पैसा उठा के किसी नई सोसाइटी में डालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उधर वर्किंग करें जहाँ पर आप लेना चाह रहे हैं, क्या आया कि वहाँ पर मुझे कितने में मिल सकता है, और ये वाला मेरा प्लॉट फिर वापस अपनी सोसाइटी में आया, फिर चेक करें कि जहाँ पर मैं ये सेल करके वहाँ डालना चाह रहा हूँ इस सोसाइटी में मेरा प्लॉट कितनी देर में सेल हो सकता है। ये ना हो कि यहाँ सेल होने में 6 माह लग जाए और जब आप 6 माह बाद अगर नेक्स्ट सोसाइटी में जहाँ पर या नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाएँ तो वो 6 माह में रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका हो कि फिर वो आप उसको कवर ही ना कर सकें और वापस आप उस जगह पर आएँ तो पता चलेगी कि अब तो आपका 5 लाख रुपए वो नुकसान हो गया है या 10 लाख का लॉस हो गया है। तो इससे भी प्रॉपर्टी सेल करने में नुकसान होता है, इस चीज़ से भी बचें। जब आप प्रॉपर्टी अपनी सेल करते हैं तो आप क्या करें कि उसकी सेल डीड लाजमी बनवाएं। फुल पेमेंट एग्रीमेंट भी उसको कहते हैं, सेल डीड भी कहते हैं। आपने लेट्स सपोज अपना प्लॉट सेल कर दिया, जिस दिन आपको फाइनल पेमेंट मिलनी है, आप अपनी फाइनल पेमेंट वाले दिन जिस एजेंट के थ्रू आपकी डील हुई है उसको कहें कि मुझे स्टैम्प पेपर के ऊपर एक सेल डीड बना के दे, फुल पेमेंट एग्रीमेंट, जिसके ऊपर ये सारी डिटेल लिखी हो कि आपका जो ये मुआहदा हुआ था या जो प्लॉट की डील हुई थी या मकान की डील हुई थी, ये आपको जो पेमेंट मिली है, पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट ये किस तरीके से मिली है, आपको पहले कितने पैसे मिले हैं, पे ऑर्डरों की सूरत में कितने पैसे मिले हैं, कैश की सूरत में कितने पैसे मिले। जब आपके पास सेल डीड होती है तो जब आप अपने पे ऑर्डर या अपना कैश बैंक में जमा करवाने के लिए जाते हैं तो बैंक वाले आपसे सेल डीड मांगते हैं कि ये आपके पास पैसा कहाँ से आया। जब आपने वो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा के पहले ही रखे होंगे तो आप उनको जाकर उसकी फोटोकॉपी दे सकते हैं कि भाईजान ये मैंने 1 करोड़ रुपए का आपको आके पे ऑर्डर दे रहा हूँ या 90 लाख का दे रहा हूँ या 50 लाख का दे रहा हूँ, तो ये 50 लाख रुपए मेरे पास, ये मेरी प्रॉपर्टी थी, ये देखें, या मेरी मिसेस के नाम पे थी या मेरे नाम पे थी, ये उसके सेल डीड के हैं और इसके ऊपर सारा उसमें मेंशन हुआ होगा कि ये पे ऑर्डर है और इस पार्टी से आपने लिया। दूसरा आपने करना है कि सेल डीड के साथ आपकी फाइल या प्लॉट्स या जो अभी आपका लोकल एरिया में जैसे रजिस्ट्री चलती है तो उसकी आपने जो उसके पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सब की आपने एक फ़ोटोकॉपी वो लाजमी उस सेल डीड के साथ लगा के अपना एक सेट बना के रखना है। दूसरा आपने क्या करना है, जब आपने सेल डीड लेनी है तो जिस नए क्लाइंट को आपने वो प्रॉपर्टी अपनी सेल की है उनकी आईडी कार्ड की कॉपी भी उसी सेल डीड का हिस्सा बना के उसको आप अपने सेफ डॉक्यूमेंट्स में रख लें। वो इन द फ्यूचर कभी आपको एफबीआर की तरफ से अगर कभी कोई ज़िंदगी में नोटिस आ सकता है कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया है। और दूसरा ये होता है कि जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने प्रॉपर्टी सेल की उसकी सारे की फ़ोटोकॉपी आपने करवा के रखनी है। जिस क्लाइंट को आपने बेची है, जिस डीलर के चाहे वो थ्रू बेची है, लेकिन किसी ना किसी कस्टमर ने वो ख़रीदा है ना प्लॉट या घर, वो आपने उसकी आईडी कार्ड की कॉपी भी लेके रखनी है। जो आपको पे ऑर्डर मिले आपने उन पे ऑर्डर की कॉपी भी उसी सेल डीड के साथ लगा के अपने वो एक डॉक्यूमेंट्स का सेट रखना है। वो आपको कल को बैंक में भी काम आएगा। आने वाले 10-20 साल बाद कभी ना कभी अगर आपको अल्लाह ना करे एफबीआर की तरफ से नोटिस आता है या आप अपना ये तो एक तो आपकी वो वाइट मनी में कंसीडर होंगे पैसे क्योंकि आपके पास उसका सारे का रिकॉर्ड है। दूसरा ये होता है कि आज आपको चीज़ें याद हैं
तो 10 साल बाद मुमकिन नहीं कि जो चीज़ों से आपने जिस तरीके से पेमेंट ली है, मोड ऑफ पेमेंट, वो आपको 10 साल बाद भी वैसे ही याद रहे कि आपने ये इनसे पेमेंट किस तरीके से वसूल की थी। लेकिन जब वो इन रिटर्न फॉर्म में चली जाएंगी सारी चीज़ें, तो वो 10 साल बाद जब आप खुद भी देखेंगे तो आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ हाँ, ये चीज़ें तो मुझे मैं चुका था और मैंने इसको देखा तो अब मुझे याद आ गया। प्रॉपर्टी सेल करने के बाद आपने सेल डीड का एक पूरा सेट अपनी फाइल की या रजिस्ट्री की एक फ़ोटोकॉपी, प्लस जो ख़रीदार है नया ख़रीदार उसकी कॉपी, ये आपने लाजमी अपने एक सेट का हिस्सा बना के रख देना। दूसरा आपने ये करना है कि जब आपने प्लॉट या प्रॉपर्टी डन करनी है, अगर आपका प्लॉट किसी सोसाइटी में है तो आप क्या करें कि उस सोसाइटी में डन करने से पहले, पैसे पकड़ने से पहले और लिख के देने से पहले उस सोसाइटी ऑफिस जाएं। जिस सोसाइटी का लेट्स सपोज हमारा यहाँ पे जैसे हमारी ये सेंट्रल पार्क है, तो सेंट्रल पार्क के ऑफिस में आप पहले जाएं, वहाँ से जाके अपने फाइल की सारी वेरिफिकेशन करवाएं। अगर आपका ज़रूरी रकबा है या अगर आपका लोकल एरिया में घर है, प्लॉट है, तो फिर आप पटवार खाने जाएं। किसी भी डीलर से टोकन पकड़ने से पहले, लिख के देने से पहले या उसको बयाना करने से पहले आपने पहले ही पटवार खाने जाना है और उसका करंट स्टेटस पता करना है कि ये जो मेरा प्लॉट है सोसाइटी में या पटवार खाने में आया कि इसकी क्या करंट सिचुएशन क्या है। होता ही यह है कि बाज़-औक़ात अब मेरे क्लाइंट थे, उनका बहरिया टाउन में एक प्लॉट था 5 मरले का, उन्होंने वो प्लॉट 45 लाख रुपए में सेल कर दिया। उन्होंने 15 लाख रुपए उनसे बयाना पकड़ लिया और 15 लाख रुपए बयाना पकड़ने के बाद जब वो सोसाइटी में गए हैं पता करने, जब ट्रांसफ़र करने के लिए गए हैं तो पता चला है कि सोसाइटी में उस प्लॉट के ड्यूज़ का कोई तनाज़ा चल रहा था सोसाइटी का और वो जो सेलर का है। लेकिन वो सेलर को पता ही नहीं है कि मेरे घर नोटिस आते रहे कि आप अपने 15 लाख रुपए ड्यूज़ जमा करवाएं। वो करते कराते उन्होंने एप्लीकेशन दे दी। उन्होंने कहा ये आप इस तरह करें, आप अपनी एप्लीकेशन दें तो हम इसके ऊपर इसको वेव ऑफ करते हैं ड्यूज़ को। अब उन्होंने जब एप्लीकेशन दे दी है तो वो एप्लीकेशन के लिए उन्होंने कहा इसके लिए तो 2 माह का टाइम लगेगा। अब जिन्होंने बयाना किया हुआ था वो कहते ठीक है जी, हम 2 माह वेट कर लेते हैं। ये जो मेरा क्लाइंट थे इन्होंने भी वेट करना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है जी, वो 15 लाख मैंने वहाँ देने हैं, मुमकिन है वो मेरा 50% ऑफ हो जाए। करते कराते इसी सारी सिचुएशन में 4 माह गुजर गए। जब 4 माह गुजर गए तो वो प्लॉट की जो कीमत थी, जो उन्होंने 45 लाख रुपए में सेल किया हुआ था, वो 60 लाख का हो चुका हुआ था। 15 लाख रुपए वो प्लॉट बढ़ चुका था। इन्होंने 15 लाख रुपए बयाना पकड़ लिया हुआ था। 4 माह बाद उसका फैसला आया और वो ड्यूज़ 15 लाख के रुपए के उन्होंने 50% उनको वेव ऑफ कर दिया और 50% उनको ऑफ कर दी। अब उसका नुकसान ये हुआ कि 4 माह बाद जब उनको पेमेंट मिली तो 15 लाख रुपए प्लॉट इंक्रीज़ कर चुका हुआ था। वो 4 माह तक अपनी पेमेंट को कहीं यूज़ नहीं कर सके। अगर यही वो चीज़ डन करने से या बयाना पकड़ने से पहले या टोकन लिख के देने से पहले अगर वो सोसाइटी में वेरीफाई कर आते तो उन्होंने कभी भी टोकन या बयाना नहीं पकड़ना था और 4 माह वेट करना था, ड्यूज़ की एप्लीकेशन दे देनी थी। जब 4 माह बाद उसका डिसीजन या फैसला होके आना था तो वो उस सेल करने वाले के फेवर में चला जाना था कि 15 लाख रुपए जो रेट इंक्रीज होना था तो उन्होंने फिर उसी रेट पे वो प्लॉट सेल करना था तो जो उस टाइम करंट चल रहा था। लेकिन प्रीवियस वो टोकन बयाना पकड़ चुके थे, अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। नए क्लाइंट ने 4 माह बाद पेमेंट दी, वो 15 लाख फ़ायदे में चला गया, बेचने वाला 15 लाख नुकसान में चला गया। इसलिए अगर आपका रजिस्ट्री वाला काम है, अगर आपका लोकल एरिया में प्रॉपर्टी है तो फिर आप पटवार खाने जाएं, डन करने से पहले, टोकन लिख के देने से पहले, बयाना पकड़ने से पहले। अगर आपके प्लॉट का या उस मकान का स्टेटस क्लियर है तो फिर आप किसी न किसी से कमिटमेंट करें। अगर आपको वहाँ पर कोई भी ऐसा काम नज़र आ रहा है गड़बड़ वाला और आपको लग रहा है कि ये लेंथी हो सकता है तो फिर आप किसी से ना टोकन पकड़ें, ना बयाना करें और ना डन करें। उसके अलावा आपको मैंने एक ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कभी भी जब भी आप किसी टोकन की रिसीविंग दें तो आप कंफर्म टोकन की रिसीविंग ना दें, आप कंडीशनल टोकन की रिसीविंग दें। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने इससे पहले बात बताई है कि आपके लिए कल को अल्लाह ना करे कोई कबाहत पैदा होती है और अगर आपने एक दिन पहले नहीं पटवार खाने जा सके या सोसाइटी ऑफिस नहीं जा सके तो अगर आपको टोकन वहाँ पकड़ना ही पड़ गया और बंदे आपके घर में आ गए हैं या वो आपको कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं हाजी साहब ये पकड़े, पैसे पकड़े लिख, तो फिर आप उनको कंडीशनल टोकन की रिसीविंग दें ताकि अल्लाह ना करे अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई कॉम्प्लिकेशन निकलती है और अगर आपको डील से बैक होना पड़ता है तो फिर आपके लिए ये एक ईजी वे हो। कंडीशनल टोकन कहते हैं कच्चे टोकन को। कन्फर्म टोकन जो होता है इसका मतलब होता है कि ये टोकन के साथ हम टोकन या बयाने के साथ बयाना लेंगे। बेहतर तो ये है कि आप जब भी अपने प्लॉट की रिसीविंग दें उसके ऊपर एक वाज़ह ऊपर नोट लिखें कंडीशनल टोकन और उसको हाईलाइट करके उनको बताएं कि भाईजान ये कंडीशनल टोकन है, कल मैं इसका स्टेटस कंफर्म कर लूँ तो फिर मेरी ये डील आपके साथ कंफर्म है। अल्लाह ना करे उसका स्टेटस अगर चेंज होता है तो फिर आपके लिए वो डील को चेंज करते वक्त या बैक करते वक्त आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी,
क्योंकि आपने मुआहदा करने से, डन करने से या टोकन पकड़ने से पहले ये सारी चीज़ें उनको बता दी हुई हैं 4 बंदों में या 2 बंदों में बैठ के, इसलिए फिर आपके लिए एम्बेरसमेंट का मामला नहीं होगा। इसके अलावा आप ये करें कि जब भी आप किसी के साथ डन कर लें, डन आपने प्लॉट कर लिया है, टोकन लिख के दे दिया है, तो फिर आप अपनी ज़ुबान की पासदारी करें। अगर आपको कहीं से ऑफ़र आती है फिर उसको कंसीडर ना करें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो लोग अपनी ज़ुबान की पासदारी करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उनके लिए आगे वाले मामलात बहुत ज़्यादा आसान कर देती है और वो ज़िंदगी में ही सक्सेसफुल होते हैं। आप अपनी ज़ुबान की इज़्ज़त करें। जो आपने कमिटमेंट कर लिया है, कमिटमेंट करने से पहले 500 दफ़ा सोच लें, 10 दिन का टाइम ले लें, 20 दिन का ले लें, लेकिन जब आपने किसी एक नतीजे पे पहुंच गए और आपने किसी की ना किसी से डन कर दिया है, ये सारी सोच विचार करने के बाद, तो फिर जो आपने डन कर दिया है उसी मामले को, उसी कमिटमेंट को निभा जाना ही यही हिकमत है और यही समझदारी है। मैंने आखिरी लास्ट में आपको एक बात बताता हूँ कि प्रॉपर्टी एक बहुत इत्मीनान और बहुत तहम्मुल मिजाज बंदे का, या एक बहुत तहम्मुल मिजाज काम है। ये इत्मीनान वाला काम है, ये जल्दबाज बंदे का काम नहीं है। प्रॉपर्टी में जो लोग जल्दबाजी करते हैं या जिसकी तबीयत जल्दबाजी वाली होती है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि प्रॉपर्टी में वो लोग भी नुकसान उठाते हैं, क्योंकि उनको सेल करते वक्त भी बहुत जल्दी होती है, उनको परचेज़ करते वक्त भी बहुत जल्दी में होते हैं। कई लोग तबीयतन जल्दबाज होते हैं। तो प्रॉपर्टी में मैंने ये देखा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी डेड भी हो गई है ना, तो जिन लोगों में इत्मीनान है, सुकून है और वो तहम्मुल से उन चीज़ों का वेट कर रहे हैं, वो किसी अच्छे अदारे में या किसी अच्छी जगह पे है प्रॉपर्टी, तो फिर वो वेट करते हैं। तो उनका वेट वो करना इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो यही मैं आपको जो पॉइंट्स थे जो प्लॉट सेल करने के हवाले से, जो पिछली वीडियोस में कुछ जैसे जैसे अब माइंड में आते जा रहे हैं या जैसे जैसे, तो वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।